भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो फिसाद फूट निकली। उस हालत में एक तो हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती, वो कहना मुश्किल है। आजाद भारत को एकता के मजबूत सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल का सपना था आजाद भारत का दुनिया में नाम हो। उन्हें लगता था कि भारत ये ऊंचाई गांधी जी के बताए रास्ते पर ही चलकर हासिल कर सकता है। जब भी देश हित की बात सामने आई, कांग्रेस की राजनीति के शिखर पुरुष रहे पटेल आत्मत्याग करने से पीछे नहीं हटे, लेकिन राष्ट्रीय एकता पर कभी भी आंच नहीं आने दी। सरदार की अटूट दृष्टि का ही योगदान है कि आज भारत के खिलाफ जब भी कोई आवाज उठती है, उसके खिलाफ समूचा देश एक साथ उठ खड़ा होता है। अंग्रेजों ने हमें आजादी तो दे दी, लेकिन उन्हें लगता था कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत खुद को बरकरार नहीं रख पाएगा। लेकिन उनकी ये सोच नाकाम रही। अंग्रेजों के मंसूबों को धाराशायी कर दिया राष्ट्रीय एकता के अमर सेनानी सरदार पटेल ने। जो राजा महाराजा होते उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। आजाद भारत का नक्शा गढ़ते समय पटेल की राह में रुकावटें भी आईं। भारत में अपनी अस्मिता को विलीन करने में जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों ने पैंतरेबाजी की। जूनागढ़ के नवाब महावत खान की चाहत थी पाकिस्तान में मिलना, लेकिन वहां की जनता विरोध में सड़कों पर उतर आई। बाद का काम सरदार की कुशल रणनीति और मजबूत इच्छा शक्ति ने कर दिया। नवंबर 1947 के पहले ही हफ्ते में भारतीय फौजों ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। कलकत्ते में इसे लेकर पटेल ने कहा था, जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, तो हो गई बात। जूनागढ़ की तरह हैदराबाद के निजाम उस्मान अली भी अपनी अलग राह की तलाश में थे। जूनागढ़ की तरह हैदराबाद की भी जनता विरोध में उतर आई। लोक इच्छा के चलते सरदार पटेल की राह आसान हो गई। स्वाधीन भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने सेनाओं को हैदराबाद कूच करने का आदेश दिया और महज 5 दिनों की कार्यवाही के बाद दक्षिण का खूबसूरत शहर हैदराबाद पर भारत की शान तिरंगा लहरा उठा। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने हमेशा ध्यान रखा कि देश में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि सांप्रदायिक एकता भी बनी रहे। ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बिखर रहे, कोई झगड़ा के साथ न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना है, ताकतवान बनाना है। राष्ट्र के रूप में आज जर्मनी की दुनिया में धाक है, लेकिन एक दौर में जर्मनी भी कई खंडों में बंटा हुआ था। आज की जर्मनी बिस्मार्क ने गढ़ा। भारतीय संदर्भ में ठीक वैसी ही भूमिका निभाई है सरदार पटेल ने। यही वजह है कि इतिहासकार उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नजर में पटेल राष्ट्रीय एकता के शिल्पी हैं। जब मैं हिंदुस्तान की सरकार में गृह मंत्री का पद स्वीकार किया, तब मुझे कोई ख्याल नहीं था कि देशी रियासतों का काम कोई मेरे पास आने वाला है या उसका क्या नक्शा बनेगा। तब से ये रियासतों का क्या होना चाहिए और किस तरह से काम लेना चाहिए वो मैं सोच रहा था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में नडियाड में एक किसान परिवार में जन्मे सरदार पटेल बचपन से ही मजबूत इरादों के धनी रहे। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल था। नडियाड में 8वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। दरअसल उन्हें एक ऐसी किताब पढ़ाई जा रही थी जिसमें देश विरोधी बातें थीं। नाराज प्रशासन ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। यही वजह है कि 22 साल की उम्र में वे मैट्रिक की परीक्षा पास कर पाए। बाद में मुख्तारी की परीक्षा पास कर उन्होंने वकालत शुरू की और जल्द ही गोधरा, बोरसद और आनंद के सफल वकीलों में उनकी गिनती होने लगी। साल 1909 में मुंबई में एक मामले की पैरवी के दौरान
उनकी शख्सियत का एक अलग ही रूप सामने आया। उनकी बेटी मणि बेन ने इस वाकये को यूं याद किया है। पिताजी ने गोधरा में वकीलात शुरू की। कोर्ट में एक केस चला रहे थे जिसमें फांसी की सजा होने का संभव था। तब माता के देहांत का खबर आया। दरअसल एक मुकदमे की बहस के बीच ही डाकिया पटेल को एक तार दे गया। पटेल ने संदेश पढ़ा और उसे चुपचाप अपनी जेब में ऐसे हवाले कर दिया मानो कुछ हुआ ही नहीं। मुकदमे की बहस जारी रखी और अपने मुवक्किल को बेकसूर साबित करा लिया। दरअसल उसमें उनकी पत्नी के निधन का संदेश था। बाद में पटेल ने कहा, जो चला गया उसे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन जो जिंदा है उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। दरअसल जिसकी पैरवी पटेल कर रहे थे, अगर उसमें ढिलाई होती तो उसे फांसी की सजा हो सकती थी। पटेल की पूरी जिंदगी उनकी इस जीवटता का प्रतीक रही। इसी जीवटता के जरिए वो हिंदुस्तान को संगठित राष्ट्र बना पाए। हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी है और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना। तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। 1910 में सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का रुख किया। मिडिल्टन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बाद पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में प्रैक्टिस में मशगूल हो गए। तब तक राजनीति से उनका दूर दूर तक नाता नहीं रहा। उनकी जिंदगी में बदलाव आया 1917 में, जब अहमदाबाद में सफाई कमिश्नर के चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद बात बात पर उनकी अंग्रेज अधिकारियों से बहस होने लगी। पटेल के दिल में राष्ट्र के प्रति निष्ठा जगाने में गांधी जी की बड़ी भूमिका रही। अहमदाबाद क्लब में एक बार गांधी जी जब भाषण दे रहे थे, तब पटेल उसी क्लब में ब्रिज खेलते रहे। लेकिन एक घटना के बाद पटेल की जिंदगी बदल गई। भारी बारिश से तबाह खेड़ा जिले के किसानों ने लगान माफी की मांग रखी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के नजदीक पटेल आए, गांव-गांव का दौरा किया, किसानों से शपथ पत्र भरवाया। लेकिन पटेल की देशव्यापी शोहरत बढ़ी 1928 के बारडोली सत्याग्रह से। तब अंग्रेजों ने किसानों का लगान 30% बढ़ा दिया था। सरदार पटेल ने इसका विरोध किया। उनकी अगुवाई में आंदोलन कामयाब रहा। बारडोली आंदोलन के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को नई उपाधि दी और पूरे देश को मिला सरदार। बाद में गांधी जी ने भी लिखा, वल्लभ भाई सिर्फ बारडोली के ही नहीं, मेरे भी सरदार हैं। इसके बाद तो जैसे स्वाधीनता आंदोलन उनकी भूमिका का इंतजार कर रहा था। सरदार ने उसे निराश भी नहीं किया। अंग्रेजी साम्राज्य को हिला देने वाले दांडी के नमक सत्याग्रह में भी सरदार की अहम भूमिका रही। इसके अगले साल 1931 के कराची अधिवेशन में पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। अपने कुशल और मजबूत नेतृत्व के दम पर एक दौर ऐसा भी आया जब पटेल गांधी के बाद सबसे असरदार नेता बन गए। आज जो हम आजाद हुए हैं, वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद पटेल अहमदनगर जेल में रखे गए। 1945 में रिहाई के वक्त सरदार कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके थे। आजादी की घड़ी नजदीक थी। माना जा रहा था जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा, आजाद भारत की सत्ता वही संभालेगा। उन दिनों कांग्रेस की 15 राज्य कमेटियां थीं, जिनमें से ज्यादातर ने पटेल को ही अपना भावी अध्यक्ष चुना। हालांकि गांधी जी के सुझाव पर पटेल ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी। हर कौम या तो हर राष्ट्र खाली अपनी तलवार पर निपटा नहीं है। तलवार तो अपनी रक्षा के लिए जरूरी बात है, लेकिन राष्ट्र का प्रगति का माप उसकी नैतिक प्रगति कितनी हुई उसके पर निकलता है। आजाद भारत की पहली सरकार में पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए।
उनके जिम्मे सबसे कठिन काम रियासतों का एकीकरण रहा। आजादी के साथ देश को बंटवारे का बड़ा दंश भी मिला। लाखों लोग शरणार्थी बन गए, खून खराबा हुआ। पटेल के सामने चुनौती थी शक के माहौल को दूर करना, शरणार्थियों के रहने खाने का इंतजाम करना, कानून व्यवस्था को बहाल करना। हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहाँ हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा? फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे पटेल। तब देश में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे। उनकी ही रखी मजबूत नींव का ही कमाल है कि आज देश में रेडियो के 470 प्रसारण केंद्र हैं। देश के 92% इलाके और 99% से ज्यादा जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है। आज रेडियो 23 भाषाओं और 179 बोलियों में रोजाना प्रसारण कर रहा है। नागपुर रेडियो स्टेशन की स्थापना के वक्त सरदार पटेल ने कहा था, रेडियो आजकल की जिंदगी में कौम के लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई है। उससे बहुत फायदा पहुंचता है लोगों को और भारत की एकता में भी उसका काफी हिस्सा हो जाता है। इसलिए हम मध्य प्रांत के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आग्रह पूर्वक विनती करते हैं कि हर जगह पर जहाँ तक हो सके रेडियो लगाया जाए। सरदार के खाते में कई उपलब्धियां हैं। भारत में सिविल सेवा की कल्पना हो या फिर सहकारी आंदोलन की, हैदराबाद स्थित भारतीय पुलिस अकादमी सिविल सेवा के प्रति पटेल के योगदान का ही प्रतीक है, जहां कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। एकता और अखंडता के प्रतीक पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्रेरक हैं। गुजरात के नर्मदा जिले के साधु बेट में 182 मीटर ऊंची सरदार की मूर्ति स्थापित करके प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अनूठी श्रद्धांजलि दी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर मशहूर इस मूर्ति को देखने हर साल लाखों सैलानी आते हैं और राष्ट्रीय एकता का नया पाठ सीख कर जाते हैं। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते थे। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। संगठित भारत का स्वप्नदर्शी, स्वाधीनता का अहर्निश सेनानी मुंबई में अनंत यात्रा पर निकल गया। भारतीय राजनीतिक पटल पर 32 वर्षों तक छाए रहे पटेल की सेवाओं को देश ने विशेष तौर पर 1991 में याद किया, जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।